बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज हमने थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करना है, जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। और इसके अंदर जो है, अगर आपके पेपर में प्रोग्राम कहीं से आ सकता है, तो वो इस चैप्टर में से आएगा। और इसमें हमने 6-7 जो हैं, 7 या 8 तकरीबन जो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़नी है। और हर स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का तरीका, उसका मतलब सिंटैक्स और उसका इस्तेमाल और उसका जो है आप कह लें पर्पस, वो डिफरेंट होगा। और इसीलिए ये चैप्टर डिफरेंट है, क्योंकि डेली के लेक्चर में हमने क्या करना है, एक अलग जो है वो स्टेटमेंट सीखनी है और उसका मकसद सीखना है, उसको इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमें इसकी कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मिलती है। ठीक है? क्या डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है जी, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम के चलने के लिए, एग्जीक्यूशन का मतलब है उसका चलना, रन होना, उसके लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर वो चीज़ है जो फ्लो को, बहाव को, यानी किस स्टेटमेंट को कब चलना है, कैसे चलना है, वो सारा फैसला कंट्रोल स्ट्रक्चर करता है। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ना सिर्फ बेसिक में बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन बेसिक। बहरहाल हम तो चूंकि बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक के हिसाब से उसने बात कर दी कि बेसिक के अंदर 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। मैंने सी भी देखी हुई है और जावा भी पढ़ाई हुई है, उसके अंदर भी 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है? और वो क्या है, उनके नाम क्या है? दीज आर सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। ठीक हो गया? ये 3 तरह के हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं बेसिक के अंदर। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई ये 2 लाइनों की। ठीक है? यानी कि एक बात आप दिमाग में बिठा लें कि अगर आपने कोई प्रोग्राम चलाना है, तो इन तीनों में से एक कंट्रोल स्ट्रक्चर तो लाज़मी चाहिए आपको। एक तो लाज़मी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बहरहाल यूज़, लेकिन एक तो कम से कम चाहिए। ठीक है? सो ऑल द प्रोग्राम यूज़ सम ऑफ दीज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। यानी प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको कम से कम एक तो चाहिए। ठीक है? उसके अलावा 1, 2, 3 तीनों भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, यहाँ तक तो 2 लाइनों में, सिर्फ़ ये 2 लाइनें इसकी डेफ़िनेशन थी, वो याद करनी है। बाकी मैंने वैसे आपको जो है वो बता दिया है। आगे हम मज़ीद देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कह रहा है। वो कह रहा है, अब तक हमने पिछले चैप्टर में भी जो छोटे-मोटे प्रोग्राम देखे हैं, चैप्टर नंबर 2 में, उन सब में सीक्वेंस यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है? सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस में जो है वो आपको पता है कि सबसे पहले छोटी लाइन नंबर चलती है, उसके बाद उससे बड़ी लाइन नंबर, उसके बाद उससे बड़ी लाइन, यानी सीधी तरतीब से जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये मूव जो है होता रहता है, यानी एग्जीक्यूट होता रहता है। वही वो बात आपको बता रहा है, कह रहा है सो फार वी हैव बीन यूजिंग ओनली द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर। ठीक है? वो अपने लाइन नंबर जिस तरह बड़े से बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, सबसे पहले चलता है। ठीक है? तो इसकी एग्जांपल भी उसने एक प्रोग्राम नीचे बनाकर आपको दे दी है। ये वैसे ही आपको समझाने के लिए, इसका कोई मकसद नहीं है। रिमार्क्स लगा रहा है, पहली 3 लाइनों में तो रिमार्क्स लगा दिए उसने। क्यों लगाए हैं? आपको बात समझाने के लिए। रिमार्क्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिमार्क्स वो वाहिद स्टेटमेंट है बेसिक के अंदर जो इटसेल्फ जो है वो, सॉरी, ये जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। ठीक है? यानी प्रोग्रामर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बात समझाने के लिए या किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए कोई हिंट छोड़ने के लिए वो है ये इसको इस्तेमाल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तीनों लाइनों में उसने आपको बात समझाया कि मैंने इस प्रोग्राम में करना क्या है। कह रहा है दिस प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफर कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट कंडीशनली और अनकंडीशनली। यानी इस प्रोग्राम में कोई भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे कंट्रोल को। ठीक है? शिफ्ट नहीं करेंगे। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस इन व्हिच दे आर रिटन। ठीक हो गया? तो पहली 3 लाइनें ना भी लिखते तो इसके आउटपुट पे फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि तीनों की तीनों रिमार्क स्टेटमेंट है और रिमार्क स्टेटमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है? बाकी सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है? ले जी, आर नाम का एक वेरिएबल लिया। कौन से टाइप का वेरिएबल है? सिंगल प्रिसिशन है, क्योंकि इसके साथ वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, यानी कोई भी साइन नहीं है, तो ऑटोमैटिकली साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो होता है। ठीक हो गया? और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवा दी है? 10.5। और इसी तरह से एक एरिया नाम का वेरिएबल लिया है और वो भी सिंगल प्रिसिशन है। और उसके अंदर ये कैलकुलेशन हमने करवा दी है 3 पॉइंट, आपको पता है बेसिकली एरिया फाइंड आउट कर रहा है वो, पाई आर स्क्वायर, आपको पता ही है सर्कल का एरिया निकालना है उसने। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर लिखने का एक और तरीका भी है, बहरहाल 2 बार आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी वही चीज़ बन जाती है। ले जी, और आउटपुट आपको पता है प्रिंट स्टेटमेंट से आती है। सो प्रिंट एरिया इक्वल और सेमीकोलन लगाकर ये जो एरिया है ये वो वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर ये कैलकुलेशन ऊपर हो रही है। ठीक हो गया ना? तो उस वेरिएबल का नाम आ गया, एंड किया।
और आउटपुट देख लें। अब यहाँ पर फिर से गलती है, ये एरिया इक्वल यहाँ पर आना था बेटा जी, यहाँ पर इस जगह पे एरिया इक्वल आना था। ये चूंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो भी चीज़ आप डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर छपती है। तो यहाँ पर ये एरिया इक्वल और आगे ये वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए ना, अगर ये आप चूंकि प्रिंट स्टेटमेंट में ये डबल कोट्स और मैसेज जो है ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने मैसेज लाजमी देना है। क्यों? क्योंकि अब देखें ये एक नंबर आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यू से बेचारे यूजर को नहीं पता चल रहा कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो जब तक आप लेबल नहीं लगाएंगे, आप बताएंगे नहीं कि ये बेटा इस चीज की वैल्यू है, ठीक है, कीमत निकली है, तो तब तक उसको पता नहीं चलेगा। सो एरिया इक्वल यहाँ पर आना था, ये मिस्टेक है, ठीक है। चला जी, ले जी, एक तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर उसने एक आपको छोटा-सा एक प्रोग्राम दिखाकर आपको समझाया है कि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उसमें सीक्वेंस के मुताबिक सिंपल-सिंपल चल रहा था, ठीक है? लेकिन सीक्वेंस सीक्वेंस की आगे से और भी 2 टाइप्स हैं, वो भी हम देखते हैं, ठीक है? एक तो इस इंट्रोडक्शन में से आपने ये 2 लाइनें पहली लाज़मी याद करनी है, क्योंकि इसके अंदर डेफिनिशन है, ठीक है? और ये तीनों का नाम, और कभी-कभार वो सिर्फ़ ये पूछ लेता है कि हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर देयर? इसमें एमसीक्यू भी आ जाता है, तो 3 है बेटा, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब सीक्वेंस की आगे से 2 टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? इन बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, द प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर कंडीशनली और अनकंडीशनली। नहीं जी, सीक्वेंस की जो आगे 2 टाइप्स आ रही है ना, वो ये हैं, ये नीचे दी गई हैं 2 डॉट्स के साथ, ठीक है जी। पहली डेफिनिशन आ रही है, कह रहा है इन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ठीक है, द प्रोग्राम कंट्रोल स्विच कर सकता है, स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन्स विदाउट एनी कंडीशन। अनकंडीशनल है ना, यानी आप क्या करते हैं, लाइन नंबर 50 से जंप करवा देते हैं 100 पे या 150 पे, या जहां चाहें आप करवा सकते हैं, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कंडीशन के, ठीक है, उसे अनकंडीशनल कहते हैं। ठीक हो गया, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। और इसी तरीके से कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइन। जितनी चाहें आप स्किप करवा सकते हैं, स्किप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, ये जंप करवाना, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ़ एक सा है, एक ही है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, आप जंप करवा देते हैं, और इसमें किसी चीज़ को हम कंडीशन बनाते हैं, वो कंडीशन फुलफ़िल होती है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र होता है स्पेसिफाइड लाइन पे, ठीक हो गया? तो ये दोनों टाइप्स हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक और जो है वो शीट तैयार की है, आपके सामने है। ज़रा गौर कीजिएगा इसके अंदर क्या आपको नज़र आ रहा है। कंट्रोल स्ट्रक्चर इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली उसका खुलासा मैंने जो है आपके सामने रख दिया है। कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 तरह के हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। ये आपके सामने नजर आ रहे हैं, सीक्वेंस, ठीक है, सिलेक्शन और लूप। और हर एक की आगे मजीद मैंने ब्रांचें भी आपको बता दी हैं। सीक्वेंस की बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स है जी, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जी, ठीक है, और कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ये आपके सामने है, ठीक हो गया बेटा जी। सीक्वेंस की 2 टाइप्स हैं। तो अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की आगे से मजीद एक जो है स्टेटमेंट है, गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, वो आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ही हम कवर करेंगे। और इसी तरीके से कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की मजीद आगे से 2 स्टेटमेंट्स हैं, ऑन डैश गो टू स्टेटमेंट और ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, ठीक हो गया। तो कंडीशनल की ये 2 टाइप्स हमारे सामने हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी बेटा जी, तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा हमारा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन की आगे से 2 स्टेटमेंट्स हैं, इफ देन स्टेटमेंट है जी, और इफ देन एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा जी। और उसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसकी भी आगे से 2 ही टाइप्स हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे कोर्स में इसी चैप्टर में, और व्हाइल व्हेन जो है स्टेटमेंट, वो भी हमने देखनी है। तो टोटल ये आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्टेटमेंट्स तो ये हैं, और इस इनके साथ एक और जो है वो स्टेटमेंट भी है, उसको भी हम देख लेंगे। तो टोटल 8 जो है हमने स्टेटमेंट्स पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है, वन बाय वन करके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और हर स्टेटमेंट दूसरी से डिफरेंट है, और हर स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम भी डिफरेंट है, ठीक है। ले जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल से उसकी डेफिनेशन अगेन उसने रिपीट कर दी है। इन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल causes a move of the control from one part of the program to other without any condition, ठीक है। कंट्रोल से मुराद क्या है बेटा जी? कंट्रोल से मुराद बेटा जी ये है कि एक ना आप ये समझ लें कि लाइन नंबर 10 सबसे पहले जो है कंट्रोल लाइन नंबर 10 पे था, उसके बाद कंट्रोल जो है 20 पे आया, 30 पे आया, 40 पे आया, यानी जिस पे कंट्रोल होगा उसकी लाइन चलेगी, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था कि GW बेसिक में हम अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल को शिफ्ट करवा सकते हैं, और शिफ्ट करवाने की हमारे पास 2 ये जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और
जो है वो कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो आज हम अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को पढ़ते हैं। इसमें हम कंट्रोल को शिफ्ट करवाएंगे बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कंडीशन के, अपनी मर्जी से, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक ही टूल है जी, गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट आज का हमारा टारगेट है जी। कह रहा है जी गो टू स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड to unconditionally transfer the control from a program line to a specified line out of normal program sequence। यानी नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस को तोड़ते हुए, ठीक है, हम जब चाहें, जैसे चाहें, गो टू की मदद से कंट्रोल को शिफ्ट करवा देते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है जी। लाइन नंबर, ये वो लाइन नंबर है जो प्रोग्राम का होगा, जो चल रहा है 10 20 30। उसके बाद गो टू इसका सिंटैक्स है, और आगे वो लाइन नंबर जहां हम जंप करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन नंबर जो है वो ब्रैकेट में नहीं है। इसका मतलब है ये लाजमी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसकी इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में वही सारी बातें हैं। क्या कह रहा था, लाइन नंबर इज अ वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम, पहला जो लाइन नंबर है। और उसके बाद द प्रोग्राम कंट्रोल इमीडिएटली जंप्स टू द स्पेसिफाइड लाइन नंबर विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन। यानी कोई कंडीशन आपने टेस्ट नहीं करनी, और वो वहां पर जो है वो ट्रांसफर कर देगा। बाकी सारी बातें वही हैं। असल चीज़ है इसके प्रोग्राम को हम देखते हैं, ठीक है। जी बेटा जी, तो अब हम इसकी एग्जांपल को बेसिकली देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले आप ज़रा गौर करें, लाइन नंबर 10 पे ये रीड करवा रहा है। रीड डाटा स्टेटमेंट अब यहाँ पर हमें आनी चाहिए। तो बेटा जी बात ये है कि चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 अगर किसी को समझ नहीं आएगा, तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप जो है वो पुराने लेक्चर्स को दोबारा से सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर उनके बारे में कोई आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे रीड डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई है, जिसकी मदद से ये 4 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। ए, बी, एक्स और वाई, ठीक है। और साथ ही उसने लाइन नंबर 20 पर क्या किया है, गो टू 60 कर दिया है, यानी जंप करवा दिया है 20 से। अब ये 30 पर एक कैलकुलेशन हो रही है, 40 पर एक कैलकुलेशन हो रही है, 50 पर इन दोनों को प्रिंट किया जा रहा है। ये तीनों लाइनें स्किप हो गई, ठीक है। लाइन जंप होकर क्रॉस मारा उसने गो टू के जरिए, जो है वो अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल किया है, कंट्रोल को ट्रांसफर कर दिया है लाइन नंबर 60 पर। वहां पर रिमार्क्स है। रिमार्क्स वो आपको बात समझाने के लिए जो है वो लिख रहा है। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, कह रहा है बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक्स एंड वाई विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन द अबव लाइंस, ठीक है। तो ये दो लाइनें 60 और 65 जो है उसने आपको बात समझाने के लिए जो है वो लिखे हैं, ठीक है। ले जी, तो लाइन नंबर 70 चलेगी। उसके बाद चूंकि 60 पे कंट्रोल आया, 65 चलेगी। अब तो बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा, ठीक है। लाइन नंबर 70 पर जो है उसने एक्स की कैलकुलेशन की है, ए इंटू एक्स, और इसी तरह से वाई की कैलकुलेशन की है, बी इंटू वाई, और प्रिंट करवा दिया है एक्स और वाई की वैल्यूज को। ये जो वैल्यूज हैं ये प्रिंट होंगी, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन 70 और 80 वाली लाइन वाली होगी, और 20, 30, 40, 50 वाली नहीं होगी, ठीक है। और एंड पे आपको पता है, जहां पर आपने ऊपर रीड किया है, और एंड स्टेटमेंट से पहले हमेशा डाटा देते हैं, ठीक है। ये चारों वेरिएबल्स जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे, उनको तरतीब से वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, ठीक है। 6 जाके असाइन होगा ए को, 3 जाके बी को, 4 जो है वो एक्स को असाइन होगा, और 5 जो है वाई को वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आप जरा गौर कर लें, वही सारी एक्सप्लेनेशन उसने इस पैराग्राफ में कर दी। कह रहा है दिस शोज आफ्टर रीडिंग द वैल्यूज ए, बी एंड एक्स, वाई एट द लाइन नंबर 10, द कंट्रोल जंप्स टू लाइन नंबर 60 where it encounters remarks which is a non-executable statement, ठीक है। The control then moves to line number 70 जहां पर x और y जो है वो कैलकुलेट होंगी। Then at line number 90 the values of x and y are printed, चूंकि ये लाइन नंबर 90 पे x और y को हमने प्रिंट करवाया है, आउटपुट लिया। द प्रोग्राम एंड्स, और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। स्टेटमेंट्स एट लाइन नंबर 30, 40 एंड 50 आर स्किप्ड विदाउट एग्जीक्यूशन, यानी चले बगैर ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सो इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट 30, 40 एंड 50 देन आवर प्रोग्राम नीड्स, और अगर हम चाहते हैं कि उनको चलाएं तो हमें और गो टू स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी। अच्छा, उसी प्रोग्राम को रिफाइन कर यहाँ पर जो है वो दोबारा से उसने लिखा है नीचे, वो इसलिए वो ये बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कि गो टू स्टेटमेंट एक नहीं, किसी भी प्रोग्राम में आप चाहें यूज कर सकते हैं, आप जितनी चाहें यूज कर सकते हैं, जरूरत के मुताबिक आप जितनी चाहें गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा उसने बात ये बताने की कोशिश की है इस प्रोग्राम में कि आप लोअर लाइन नंबर से हायर की तरफ तो गए हैं, तो हायर हाई लाइन नंबर से आप पीछे भी आ सकते हैं, यानी रिवर्स ऑर्डर में भी आप जंप हो सकते हैं। सो ये उसने बताने की कोशिश की है। प्रोग्राम हमारा वही है, सेम टू सेम। प्रोग्राम की आउटपुट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो मैं वैसे प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है प्रोग्राम, आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलें पहले मैं आपको वो दिखा ही देता हूँ। ले जी, ये जो प्रोग्राम ये वाला है, नीचे वाला प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको मैंने परफॉर्म किया था। मैं आपके सामने बेसिक का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ,
और मैंने चूंकि ये बनाया हुआ है तो पहले से बने हुए प्रोग्राम को चलाने के लिए हमेशा क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले उसको लोड करवाते हैं। तो LOAD, उसके बाद उस प्रोग्राम का नाम मैंने गो टू नाम रखा है उसका, ठीक है। गो टू के बाद डबल कोट्स और एंड कर दिया। और अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ पहले कि ये प्रोग्राम है क्या, जरा गौर कर लें। CLS किया मैंने, मैं हमेशा प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको CLS करता हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे लाइन नंबर्स डिफरेंट होंगे। एक बात और मैंने आपको बतानी थी कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर लकीर का फकीर नहीं होना, मतलब अपनी सेटिंग के मुताबिक आप लाइन नंबर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइन नंबर 30 के अंदर उनका जो आया है वही मेरा भी वही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप अपनी सेटिंग के मुताबिक, हाँ, आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ले जी, लाइन नंबर 10 पे मैंने CLS किया, उसके बाद लाइन नंबर 20 पे रीड किया, वही A, B और X, Y। मैं चाहता तो डिफरेंट वेरिएबल ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद क्या किया मैंने, लाइन नंबर 20 पे उसने गो टू किया, मेरा 30 पे हो रहा, और चूंकि जो उसने कैलकुलेशन की है उसकी 60 पे आ रही है, मेरी 70 पे आ रही है, इसलिए मैंने गो टू 70 की है, ठीक है, लाइन नंबर 30 पे, ठीक है। उसके बाद एक्स की वही कैलकुलेशन, वही वाई की, और उसी तरह प्रिंट करवाया मैंने 60 पर, और 70 पर सिर्फ एक लाइन मैंने रिमार्क्स के लिए यूज की है। यहाँ पर उसने दो की हुई है, 60 और 65, तो मैंने एक ही की है, ठीक है। ले जी, तो रिमार्क्स दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक्स एंड वाई विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन द अबव लाइंस। वही बात, उसने बात आपको समझाने के लिए रिमार्क्स दिया, चाहता तो ना भी देता, ठीक है। उसके बाद आगे जी, एक्स की कैलकुलेशन वही है, वाई की, और उसने गौर करें लेट के जरिए किया हुआ है, तो मैंने लेट नहीं यूज किया क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि लेट वो वाहिद स्टेटमेंट है जिसको ना भी लिखें तो काम चल जाता है, यानी इट्स सेल्फ ऑप्शनल है, ठीक है। ले जी, और प्रिंट करवाया एक्स और वाई की वैल्यू को, डाटा दे दिया, इस तरीके से एंड किया। इसको रन भी करवा के मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखें जी, मेरी वैल्यूज आ रही हैं 24 और 15, ठीक है। और ये 70 और 80 लाइन, इसके मुताबिक 70 और 80 लाइन में जो कैलकुलेशन हुई है उसके मुताबिक जो है वो 24 और जो है वो 15 मेरा आंसर आ रहा है। और क्यों ये इतनी गैप क्यों आया इन दोनों के दरमियान, क्योंकि आपने प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा यूज किया। याद करें, प्रिंट स्टेटमेंट भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहां आपने गैप लेना है कॉमा यूज कर लेना है, ठीक हो गया। अब ये 24 किसकी वजह से आया, देखिए ना, ए को वैल्यू साइन हुई है क्या, 66, ठीक है, और ए को मल्टीप्लाई किससे करवाया उसने, एक्स से, तो ये एक्स को वैल्यू जा रही है 4, तो 6 को 4 से 24 आ गया मल्टीप्लाई करवा कर, और इसी तरह से 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवा के 15 हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन एक दिखानी थी, दिखा दी आपको। और अब हम उसी प्रोग्राम को जरा दूसरे अंदाज में देखते हैं। रीडिंग करवा रहा है वैसे ही, गो टू 60 उसने वही किया, 30 लाइन नंबर कैलकुलेशन वही है, 40 की भी वही है, प्रिंटिंग भी वही करवा दिया। जरा गौर कीजिएगा, 50 और 55 60 के दरमियान 55 लाइन नंबर उसने ऐड किया है, गो टू 100। इसको अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि जंप उसने मारा है 60 पर, और 60 ये है, वही बता रहा है बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल, वही वही सारा कुछ है, ठीक है। ये एक्स कैलकुलेट होगा, वाई कैलकुलेट होगा, प्रिंट हुआ, तो एक्स और वाई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जरा गौर करें, 90 और 100 के दरमियान एक और लाइन नंबर ऐड हो चुका है, गो टू 30, जरा गौर कीजिएगा। अब ये वापस 95 लाइन नंबर से 30 पर आएगा। 30 पे क्या हो रहा है, ये कैलकुलेशन होगी, वाई की कैलकुलेशन होगी, और ये प्रिंट जो है अपनी वैल्यूज प्रिंट करेगा, और अगेन 50 और 60 के दरमियान 55 आ गया, तो उस पर फिर से गो टू लगा हुआ है 100, और ये जंप मार के किधर आ जाएगा, 90, सॉरी 100 पे आएगा, और 100 पे डाटा मिला वही, और एंड हो गया। तो गौर कीजिए, 3 गो टू स्टेटमेंट्स लगाए हैं, और सारी लाइनें जो हैं वो चली हैं, लेकिन तरतीब चेंज कर दी है हमने, सीक्वेंस को अपनी मर्जी के मुताबिक हमने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी आउटपुट देना मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना समझाना मकसद था कि गो टू स्टेटमेंट को यूज कैसे करते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहें जैसे चाहें अनकंडीशनली ट्रांसफर करवा सकते हैं। दस लिहाजा by introducing the line number 55 and 95 all the statements are executed, सारी स्टेटमेंट अब चलेंगी, पूरी लाइनें चलेंगी, बट लेकिन दिस मेक्स द प्रोग्राम मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपका प्रोग्राम पेचीदा हो गया है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ज्यादा गो टू स्टेटमेंट्स लगाने से भी इज्तनाब करना है, जहां जरूरत पड़े वहां पे आपने यूज करना है, ठीक है। मिसाल इसकी यही है कि बेटा आपको गाड़ी के अंदर जो है वो हॉर्न दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके अंदर हॉर्न होता है, हर सफर पे हर बार आप बार बार हॉर्न तो नहीं बजाते जाएंगे ना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। ले जी, सो लाइन नंबर 30 40 फाइंड द वैल्यू, वहां पर आपको पता 30 और 40 चलेगी, और ये कैलकुलेशन जो आपने रखी हुई है, एक्स की इक्वेशन है, वाई की जो है एक्सप्रेशन है, ये कैलकुलेट होंगे, एंड लाइन नंबर 70 की वजह से इनकी वैल्यूज प्रिंट भी होंगी, ठीक हो गया। चलें जी, तो इसको हम देख, सॉरी लाइन लाइन नंबर 70 पर भी, सॉरी लाइन नंबर 70 पे प्रिंट नहीं हो रहा, लाइन नंबर 70 पे भी इनकी वैल्यूज जो है
दोबारा से कैलकुलेट होके जो है हमारे सामने एक तो प्रिंटिंग होगी किसकी वजह से 50 की वजह से, और एक आउटपुट हमें मिलेगी 90 की वजह से। ठीक हो गया बेटा जी? तो गो शू स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।